हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। उसका जो कोर्स 1 है DEC 1, उसके हमने ब्लॉक 1 को शुरुआत किया है। ब्लॉक 1 का यूनिट 1 यूनिट 2 हमने कंप्लीट कर चुका है, और ये जो यूनिट 3 है उसके पार्ट 1 को हमने किया, पार्ट 2 को किया। आज हम उसके पार्ट 3 को करेंगे। ये यूनिट 3 का टाइटल है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। उसके पार्ट 3 को करेंगे, वो है इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट। हाँ, कि विकास पे क्या क्या असर डालते हैं। हाँ, विकास पे क्या क्या चीज़ें असर डालती हैं। ठीक है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में यह पढ़ा कि जो नाजुक समय होता है, जब बच्चे का शरीर उस तरीके से मैच्योर हो जाता है कि वो कोई नई बातें सीख सके, उस समय उसे अवसर भी चाहिए होता है वो नई बातें सीखने के लिए, है ना। उसके वातावरण में वैसे अवसर भी होने चाहिए। अब है ये जो बायोलॉजिकल रेडीनेस या मैचुरेशन होता है ना, ये जो शारीरिक विकास हो रहा है, वो ज़्यादातर उसके वंशानुगत गुणों पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, बच्चा जो है बहुत सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, जो है विशेषताएं जो बच्चे में आती हैं, वो सब जो है वह वंशानुगत रूप से वह अपने माता पिता से लेके आता है। उसको जीन्स मिलता है, उनका वंशानुगत से लेके आ रहा है। यानी ये जो यह है वंशानुगत ट्रांसफ़र है जीन्स का, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वह एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है जो कि विकास में असर डालता है ना। वंशानुगत चरित्र की जो वंशानुगत गुणों के जो ट्रांसफ़र है, वंशानुगत गुण जो मिलते हैं एक वंश से दूसरे वंश के बच्चों को मिलते हैं, माता पिता से बच्चों को, वह एक बहुत बड़ा कारक है जिससे कि विकास को असर डालता है। हाँ, और दूसरे कारक क्या है, दूसरे फैक्टर्स कारक है कि बच्चे को कैसे अनुभव हो रहे हैं, कैसे अवसर मिल रहे हैं, ये सब। हाँ, वो किस पे पता चलता है कि बच्चे के आसपास का वातावरण कैसा है। यानी कि बच्चे का जो विकास है और सीखना जो है, हाँ, वो क्या चीज़ का रिजल्ट है, वो है कि उसके जो वंशानुगत गुण हैं, हाँ, वो उसके आसपास के वातावरण के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, कैसे सहयोग में काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से बच्चे का विकास होगा और वह नई बातें सीख पाएगा। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट है ना, वातावरण जो है वह क्या होता है कि जो बाहर के जो कंडीशन है, जो कि मतलब वातावरण बच्चे के शरीर के बाहर के, है ना, आसपास का जो कंडीशन है, आसपास के जो हालात हैं जो कि उसके विकास में असर डाल रहे हैं, वो ही है वातावरण। ठीक है, हम अब ये वातावरण सिर्फ बच्चे के जन्म के बाद का नहीं होता है, उसके जन्म के पहले का भी वातावरण होता है। प्रीनेटल पोस्टनेटल दोनों, जन्म के पहले भी और जन्म के बाद भी। प्रीनेटल वह वातावरण होता है जो उसकी माता के गर्भ में उसे मिल रहा है ना, गर्भ में आसपास का वातावरण मिल रहा है। ठीक है, उस समय जो है बच्चे पे क्या असर पड़ता है कि माता किस तरीके का खाना खा रही है, कितने अमाउंट में खा रही है, अच्छे अमाउंट में खा रही कि नहीं, अच्छी मात्रा में खा रही है कि नहीं, अच्छा खाना खा रही है कि नहीं, वह कितना शारीरिक काम कर रही है, कहीं बहुत ज़्यादा काम तो नहीं कर रही जो उसे थका दे रहा है, कहीं प्रेगनेंसी के समय उसे कोई बीमारियां तो नहीं हो रही हैं, और साथ ही साथ कोई तरह की दवाइयाँ तो वो नहीं खा रही हैं। ये सब कुछ बच्चे के विकास पे असर डालता है। इसी तरह उस वक्त माता की भावनाएं कैसी हैं, हाँ, उसके इमोशन कैसे हैं, उसके फीलिंग्स कैसी है, वो भी भ्रूण में पल रहे बच्चे के विकास पे असर डालता है। ठीक है, अब बच्चा का जब जन्म हो गया तब उसके आसपास का वातावरण जो है बच्चे में बहुत तरीके से असर करता है उसके जन्म के बाद। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, बच्चे के जन्म के बाद जो आसपास का वातावरण है उसे हम पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट कहेंगे, जन्म के बाद का वातावरण। ठीक है, अब ये जो पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट है, हाँ, जन्म के बाद का वातावरण है, उसे 2 कैटेगरी में हम विभाजित कर सकते हैं, फिजिकल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, कि जो है वस्तुएं कैसे उस पर असर डाल रही हैं, आसपास जो मूर्त वस्तुएं हैं वह उस पर कैसा असर डाल रही हैं बच्चे के विकास में, और सामाजिक असर क्या पड़ रहा है बच्चे के विकास में। ठीक है, ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, हाँ, ये उसमें क्या आएगा कि है उसके वातावरण में जो मूर्त वस्तुएं हैं, हाँ, जैसे कि जो है
आसपास का उसका वातावरण में किस टाइप का है, जैसे कि किस तरह का वह खाना खा रहा है, उसके आसपास के जो वातावरण के लोग हैं वो किस तरह के नौकरी पेशे में है, ठीक है। उसको उस घर में रहने की कितनी जगह मिल रही है, वह जगह मिल रही है कि नहीं, बच्चा घूम पाए इधर उधर से, ठीक है। उसे वातावरण कैसा मिल रहा है, उसे कैसी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उस बच्चे को हॉस्पिटल की फैसिलिटी है कि नहीं, पानी सब कुछ सही समय पे आ रहा है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, उस घर में मीडिया का क्या असर है, मतलब टेलीविज़न न्यूज़पेपर ये सब आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब है मूर्त वातावरण है, ठीक है, वस्तुएं या मूर्त वातावरण है जो बच्चे के विकास पे असर डाल रही है। इसी तरह सामाजिक वातावरण क्या है, वो सेटिंग है, इस तरह की सेटिंग है जो बच्चा दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। बच्चे से दूसरे लोग कितनी बातें कर रहे हैं, बच्चे से किस तरह उसे हंसा रहे हैं, गोद में ले रहे हैं, तो वो जो सामाजिक वातावरण है वो सेटिंग है कि बच्चा कितने लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कितने लोगों के साथ बातें कर रहा है, कितने लोग उससे बातें कर रहे हैं, वह हुआ सामाजिक वातावरण, ठीक है। तो ये जो सामाजिक वातावरण है जिसमें बच्चा कितने लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा कि उसका जो परिवार है वो कितना बड़ा है और किस तरीके का परिवार है, ठीक है। अगर उसके परिवार में सिर्फ माता पिता है तो उससे बातें करने को ज़्यादा लोग हैं नहीं, माता पिता और एक भाई या बहन है तो ठीक है, कोई तो उससे बातें कर रहा है। और मान लीजिए जो है माता पिता तो है, साथ में जॉइंट फैमिली है, दादा दादी नाना नानी कोई भी है, तब बच्चे को और भी मौका मिल रहा है कि वो ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करता है, तो उसका सामाजिक वातावरण उस वक्त अलग हो जा रहा है, ठीक है। इसी तरह जेंडर क्या है, ठीक है, बच्चा लड़की है कि लड़का है, उस पर भी डिपेंड करता है कि उसके साथ के लोग कैसा व्यवहार उसके साथ करेंगे, सामाजिक वातावरण अलग हो जाएगा। कल्चर, वो किस तरह की संस्कृति में पल के बढ़ रहा है ना, किसी संस्कृति में बच्चे को अलग तरीके से पालते हैं, दूसरी संस्कृति में अलग तरीके से पालते हैं, अलग भाषाएं भी बोलते हैं। इसी तरह किस धर्म का है उस हिसाब से भी उसका सामाजिक वातावरण बदल रहा है। फिर सोशल क्लास, वो कितना मतलब आर्थिक स्थिति से कितना मजबूत है, बहुत ही पैसे वाले घर का है कि उसको कम पैसे वाले का है जहाँ से उसे सुख सुविधाएं नहीं मिल रही, यह सब भी डिपेंड करता है। तो ये सब उसका सामाजिक वातावरण है, और सामाजिक वातावरण जो है वह बच्चे को क्या दे रहा है, अनुभव दे रहा है, प्रोवाइड्स एक्सपीरियंसेस टू द चाइल्ड। अब ये सब के कारण भी बच्चे को अलग अलग अनुभव हो रहा है। अब है हेरिडिटी की हम बात करें, हाँ, वंशानुगत असर हम बात करें तो वो है कि जन्म के समय से बच्चे में किस तरह के गुण हैं जो उसे माता पिता से मिले हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, माने उसकी विशेषताएं बच्चे में जो वह दिखा रहा है गुण, वह किस तरीके की है, वंशानुगत गुण उसके कैसे हैं जो वह जन्म से उसे अपने माता पिता से मिले हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ है, उसके माता पिता के थ्रू उसको ट्रांसमिट हुए हैं वो सारे गुण, ठीक है। इसमें क्या आएगा कि बच्चे के बाल का रंग कैसा है, उसके चमड़ी का रंग कैसा है, उसकी आँखों का रंग कैसा है, उसके नाक की बनावट कैसी है, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बॉडी का निर्माण कैसा हुआ है, ये सब क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, जो वंशानुगत गुण उसे अपने माता पिता से मिल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। हाँ, कुछ हद तक एक बच्चे का जो मेंटल कैपेसिटी होता है किसी पर्सन का, मतलब कि वो कितना ज़्यादा अपने माइंड को यूज़ कर पाएगा, और कुछ कुछ उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं जो हैं वो सब भी वंशानुगत गुण पे डिपेंड करती है, कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं कहेंगे, ठीक है। जीन्स जो होता है ना, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके सेल्स के भीतर जो जीन्स होता है वो माता पिता के जैसे जीन्स होंगे उससे ट्रांसफ़र होकर बच्चे में आता है, ठीक है। उसमें क्या लिखा रहता है, कोड लिखा रहता है उस जीन्स में कि इस बच्चे का शारीरिक विकास किस तरीके से होगा, वैसा कोड्स उसमें लिखा रहता है कि इसकी हाइट बहुत लंबी होगी, कम होगी, वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ रहता है, जो कि जीन्स उसे उसके माता पिता से उसके शरीर में मिले हैं, ठीक है। बच्चे के बॉडी के अलग अलग पार्ट का विकास कितना होगा, ग्रोथ कितना होगा उसका, वो भी वही जीन्स के थ्रू पता चलता है, जो उसके सेल्स में उसको मिले हैं, उसके शरीर में जो जीन्स लिखा हुआ है, जीन्स में जो सूचना लिखी हुई है उसी हिसाब से उसका शरीर का विकास होगा, ठीक है।
कुछ कुछ जीन्स जो है वो कॉमन है सारे मनुष्य जाति में, जैसे कि सारे मनुष्यों के 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, एक हृदय होगा, एक हजम करने का सिस्टम होगा, ठीक है, एक कोड होगा उनके पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट का। हमने पहले भी पढ़ा ना, सीक्वेंस में डेवलपमेंट होगा बच्चे का। वो पहले पलटना सीखेगा, रेंगना सीखेगा, घुटनों के बल चलना सीखेगा, तब वो खड़े होगा। तो सब ये सब चीज़ सारे कॉमन है, ये सब चीज़ें सारे ही मनुष्यों में रहेंगी, ठीक है। तो जीन्स आखिर उसमें क्या अंतर डाल रहा है? जिस तरह एक पेड़ और एक घोड़े में अंतर होता है ना, क्योंकि उन्हें जैसे गुण उनके माता पिता से मिले हैं, वंशानुगत गुण मिले हैं, तो एक घोड़ा और एक पेड़ अलग होता है। उसी तरह जीन्स जो है, जो जीन्स मिले हैं बच्चे को, हाँ, जो उसे वंशानुगत गुण मिले हैं वह उसे एक घोड़े या पेड़ से अलग दिखाएंगे, ठीक है। और जो है हर एक प्राणी जो है, हर एक मनुष्य जो है, उसके कंधे हाथ कितने लंबे रहेंगे, पैर कितने लंबे रहेंगे, उसकी उंगलियां का साइज़ कैसा होगा, उसके पैर की उंगलियां कितनी लंबी होंगी, उसके आँख का रंग कैसा होगा, बाल का रंग कैसा होगा, चमड़ी का रंग कैसा होगा, ठीक है। ये सब हर मनुष्य का अलग अलग होता है, ठीक है। इसी के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग दिखाई देता है, नहीं तो सब तो एक जैसे दिखेंगे, ठीक है। तो जो कोई भी 2 व्यक्ति जो होता है, उसके बॉडी में जो सेट ऑफ जीन्स होता है, जो वंशानुगत विशेषताएं होती हैं, कभी भी सेम नहीं होता है 2 लोगों में। सिर्फ कब सेम होगा? जब आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, जब बिल्कुल ऐसे जुड़वा बच्चे होंगे जो बिल्कुल एक दूसरे के कॉपी होंगे, तभी जाके जीन्स सेम होता है, वंशानुगत गुण सेम होते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं, एकदम बिल्कुल एक जैसे जो जुड़वा बच्चे होते हैं, वो किससे जन्म लेते हैं? एक ही भ्रूण से टूटकर वह जन्म लेते हैं, है ना। एक ही भ्रूण से वो लोग अलग होकर जन्म लेते हैं। यानी कि जब माता के शरीर में जो ओवम था, अंडकोश जो था, वह जब पिता के शरीर के स्पर्म के साथ मिला, तो 2 स्पर्म उस एक अंडे को फर्टिलाइज किया और वह भ्रूण में बदला है, ठीक है। इसके कारण जो है देखिए, कई बार होता है कि जब 2 अंडों का मिलन होता है 2 स्पर्म से, तो 2 अलग अलग भ्रूण बनते हैं। और कई बार एक ही स्पर्म का मिलन एक ही अंडे से होता है, पर वो जो एक अकेला भ्रूण बनता है वो टूटकर 2 अलग अलग जुड़वा बच्चों में बदलता है। तो जुड़वा बच्चे 2 तरीके के होते हैं, एक जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हम जिनको कहेंगे, और एक वो होते हैं जो अलग अलग दिखते हैं, फ्रैटर्नल ट्विंस हम जिनको कहते हैं, ठीक है। तो जो फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं, जो अलग अलग दिखते हैं, उनमें अलग अलग उनका वंशानुगत गुण उनके शरीर में रहता है, क्योंकि वह अलग अलग अंडे और स्पर्म के फ्यूज़न से बने होते हैं, है ना। फ्रैटर्नल ट्विंस में हमने कई बार देखा है, एक लड़की का जन्म होता है, एक लड़के का जन्म होता है, ऐसा भी होता है ना। तो अब आप जान पाए कि जो है कितना जटिल है यह सब, कि वंशानुगत गुण और जो आसपास का वातावरण है वो मनुष्य के विकास में कितनी जटिल तरीके से काम करता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल उदाहरण देखे गए हैं कि वंशानुगत वंश का कैसे असर पड़ रहा है बच्चों पे, और उसके वातावरण का असर कैसे पड़ रहा है, ठीक है। एक समय ऐसा भी था जब यह माना गया कि नहीं, वातावरण जो है वह ज़्यादा बड़ा रोल है उसका, वंशानुगत गुण उतना असर नहीं डालते बच्चे के विकास में, जबकि जितना वातावरण असर डालता है। जबकि एक अलग समय में यह देखा गया कि नहीं, वंशानुगत गुण बच्चे के विकास में ज़्यादा असर डालते, वातावरण कम असर डालता है, ठीक है। तो अभी जो है, अभी दोनों में से किसी को भी ज़्यादा बड़ा रोल नहीं दिया जाता है, ठीक है। अभी इशू ये नहीं है कि वंशानुगत गुण असर डाल रहे हैं कि वातावरण असर डाल रहा है, ठीक है। और इसीलिए जो है उसके विकास को ज़्यादा हम लोग जो है ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वंशानुगत गुण के कारण विकास ऐसा हो रहा है या सिर्फ वातावरण के साथ हो रहा है। ये दोनों जो है, वंशानुगत गुण और वातावरण, दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं, और इस तरह विकास का अलग अलग विकास हो रहा है बच्चे में, ठीक है। ये दोनों इफ़ेक्ट को हम अलग से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करके बच्चे के विकास में असर डाल रहे हैं,
और इसी के कारण जो है इन दोनों के बीच का सहयोग कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार इन दोनों को एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए, और इनका सहयोग बहुत कॉम्प्लेक्स भी होता है वातावरण और वंशानुगत गुण का, जिसके कारण बच्चे का विकास होता है। ठीक है। अब जो है जब शारीरिक विकास होता है, जैसे कि हाइट, वेट, हाँ, विकास की दर जो होती है, या उसके फिजिकल फीचर होते हैं, नाक कैसा होगा, होठ कैसा होगा, या उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा, या उसका हार्ट बीट कैसा रहेगा, ये सब ज़्यादातर उसके जीन्स पे से पता चलता है। हाँ, बच्चे को जैसे वंशानुगत गुण मिले हैं उससे ये सब असर डालता है शारीरिक विकास। ठीक है। हाँ, वातावरण का भी इनमें कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम बोलेंगे कि दो जुड़वा बच्चे हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस है। ठीक है। उनको शुरुआती ही उम्र में, जब वो बहुत छोटे थे, उस समय जो है किसी एक बच्चे को बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया, वो काफ़ी बीमार रहा, ठीक है, बहुत समय तक। तो हो सकता है कि जो है उसके वेट में बढ़ोतरी नहीं हुई, उसका वजन नहीं बढ़ा, उसका हाइट इतना नहीं बढ़ा जितना कि उसके दूसरे भाई में बढ़ा, है ना। दूसरा जुड़वा बच्चा में जितना बढ़ा उतना ये जुड़वा बच्चा में नहीं बढ़ा, जबकि दोनों देखने में बिल्कुल से एक जैसे थे शुरुआत में। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वातावरण का असर पड़ा या बहुत ही बीमार पड़ गया। ठीक है। इसका मतलब जो उनमें से एक जो है जो कि कम हाइट का रहा या हल्का रहा, जबकि उसके साथ वाला जुड़वा बच्चा ठीक हेल्थ का रहा, जबकि दोनों को सेम जीन्स भी मिले थे। क्यों? वातावरण ने इसमें असर डाला, उसकी बीमारी ने उस पर असर डाला। तो यानी कि वंशानुगत गुण और बीमारी दोनों ही असर डालते हैं, वंशानुगत गुण और वातावरण दोनों ही असर डालते हैं बच्चे के विकास में। ठीक है। अब हम लोग मोटर डेवलपमेंट की बात करें। देखिए, मोटर डेवलपमेंट मैंने आपको पहले भी बताया है। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है कि बच्चे के जो है सूक्ष्म मांसपेशियां और जो लंबी लंबी मांसपेशियां हैं उनका विकास होता है, जिसके सहारे जो है बच्चा अच्छे से अपने हाथ पैर घुमा सकता है, चल सकता है, उंगलियों से सामान उठा सकता है, उंगलियों से लिख सकता है। ये सब मोटर डेवलपमेंट में आएगा। ठीक है। तो जो मोटर स्किल सीखने के लिए, हाँ, इन क्षमताओं का विकास करने के लिए कि कुछ सामान वह उठा पाए, लिख पाए, दौड़ पाए, हाँ, इन सब क्षमताओं का विकास करने के लिए उसके शरीर को भी बायोलॉजिकली मैच्योर होना होगा या बायोलॉजिकली रेडी होना होगा। हाँ, उसकी मांसपेशियों का ग्रोथ इतना हो जाना चाहिए कि वह इन क्षमताओं का विकास अपने शरीर में कर सके। ठीक है। जब बच्चा का थोड़ा सा ग्रोथ हो जाता है, जैसे कि उसके मांसपेशियों की, उसकी हड्डियों की, उसकी नाड़ियों की विकास हो जाती है कुछ हद तक, तब बच्चा हल्का फुल्का चलना शुरू कर देता है। ठीक है। यानी कि जितना भी मोटर स्किल्स का विकास की क्षमता का विकास होगा बच्चे के शरीर में, उसके हाथ पैर के यूज़ करने का जो भी विकास होगा उसके शरीर में, वो डिपेंड करेगा उसका बॉडी कितना मैच्योर हुआ है, उसके बॉडी कितना शारीरिक रूप से तैयार हुआ है ये सब क्षमताओं को लाने के लिए अपने शरीर में। ठीक है। यह देखा गया है, यह प्रमाण मिला है कि जब आप पढ़ते हैं तब जो है, लोगों ने ये पढ़ा भी है कि ये जो मोटर डेवलपमेंट होता है ना, मांसपेशियों का जो विकास होता है, हाथ पैरों का विकास जो होता है, मोटर डेवलपमेंट, वो उसका एक अपना यूनिवर्सल पैटर्न और सीक्वेंस है। हाँ, सब लोग उसी सीक्वेंस के हिसाब से उनका विकास होता रहता है हाथ पैरों का। ठीक है। तो है, अब इस यहाँ पे जीन्स का काम भी आता है। ठीक है। यहाँ पे वातावरण भी उस पर असर डाल रहा है, जीन्स भी असर डाल रहा है। अगर उसके जीन्स ऐसे हैं कि जो उसका तेज़ी से विकास हो रहा है, आपने देखा होगा दो बच्चे सेम उम्र के होते हैं पर एक बहुत ही लंबा हो जाता है ना, यानी उसके वंशानुगत गुण ही ऐसे, जीन्स ही उसके बॉडी में ऐसा आया है। साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि दो बच्चे जो हैं, एक रोज़ अंडा खा रहा है तो उसका भी शारीरिक विकास तेज़ी से हो रहा है, उसकी हाइट तेज़ी से बढ़ रही है। यानी कि वातावरण जो है ऐसे अवसर देता है कि जिसमें प्रैक्टिस करने का अवसर देता है, वातावरण ऐसा अवसर देता है, हाँ, कि ठीक है, शारीरिक विकास तो हो गया पर उसके बाद जो है मोटर स्किल्स डेवलप होगा। हाँ, मोटर क्षमताएं उसमें आएगी। मोटर क्षमताएं क्या? वह लिखना कर पाएगा, लिख पाएगा, हाथ से सामान उठा पाएगा, दौड़ पाएगा, हाँ, पैर की उंगलियों को हिला पाएगा। इन सब क्षमताओं का विकास कैसे होगा? तो आसपास का उसको वातावरण भी वैसा मिलेगा, तब जाके इन क्षमताओं का विकास हो पाएगा।
ठीक है। अगर बच्चे को हम एक साइकिल ला के देंगे और उसे अवसर देंगे, उसे सिखाएंगे साइकिल चलाना, तभी जाके ये बच्चा सीख पाएगा साइकिल चलाना, ठीक है। यानी कि एक तो बच्चे के हड्डियां और पैर इतने लंबे हो गए हैं कि वो साइकिल चला सके, दूसरे उसे साइकिल मिल भी रहा है, उसे अवसर भी मिल रहा है साइकिल चलाने का। यानी कि वंशानुगत गुण, जिसके कारण बच्चों का शारीरिक विकास ठीक तरीके से हो रहा है, और वातावरण, दोनों ही लगातार एक साथ सहयोग करते चलते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी रिसर्च की गई हैं, उससे पता चला है कि जो है वंशानुगत गुण और वातावरण एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और वह किस पे असर डालता है, बौद्धिक विकास पे भी वह असर डालता है, ठीक है। एक स्टडी की गई थी, ठीक है, उन बच्चों की जो कि अनाथालय में रहते थे, ठीक है, उन बच्चों की एक स्टडी की गई थी। तो उसमें यह देखा गया कि जो है एक ही केयर गिवर था, एक ही देखभाल करने वाला था, और वो बहुत सारे बच्चों की देखभाल करता था। तो उसे इतना ज़्यादा समय नहीं मिलता था कि वो हर एक बच्चे से खेल सके, हर एक बच्चे से बातें कर सके, वो थोड़ा थोड़ा समय सबको दे पाता था। तो देखा गया कि इन बच्चों का जो बौद्धिक विकास है, मस्तिष्क बुद्धि का जो विकास है, वह उनकी उम्र के हिसाब से कम पाया गया। जितना उनकी उम्र में उनका बौद्धिक विकास होना चाहिए था, उतना नहीं पाया गया। अब उन्हीं में से 13 बच्चों को उन औरतों की देखभाल में रखा गया, एक दूसरे जगह रखा गया, और अलग औरतों की देखभाल में, जो औरतें उन्हें काफ़ी समय दे पा रही थीं, उनकी ज़्यादा देखभाल कर पा रही थी, अच्छे से लालन पालन कर पा रही थीं, उन औरतों का समय भी था उनके साथ खेलने के लिए, ठीक है। तब देखा गया 2 साल के बाद कि ये जो 13 बच्चे थे जिनका पहले बौद्धिक विकास कम हुआ था, जब उनको अलग जगह पे ज़्यादा देखभाल करने वाले लोगों के बीच में रखा गया, तब देखा गया कि उनका बौद्धिक विकास तेज़ी से बढ़ गया है, उनकी बुद्धि का विकास तेज़ी से हो गया है। पर उन्हीं के जो साथी जो अभी भी उस अनाथालय में ही थे, पुराने अनाथालय में, उनकी बुद्धि का विकास इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा है, ठीक है। 20 साल बाद यह देखा गया कि यह जो 13 बच्चे थे जिनका बौद्धिक विकास बहुत हो गया था, वह आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो गए थे। उन्हें अब वह आराम से पैसे कमा पा रहे थे, उन्हें किसी पे आश्रित नहीं रहना पड़ रहा था। और जो बच्चे लगातार उस अनाथालय में ही रह रहे थे, जहाँ उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही थी, ज़्यादा लोग नहीं थे देखभाल करने के लिए, वो अभी भी 20 साल बाद भी वह जो है एक बड़े आदमी के ऊपर आश्रित है कि वह बड़ा आदमी उनकी देखभाल करेगा। ये स्टडी क्या दिखाती है? यह दिखाती है कि लालन पालन कितना बड़ा रोल प्ले करता है, प्यार से बच्चे को विकास कराना, देखभाल करना, और साथ ही साथ वातावरण, यह दोनों ही कितना मतलब एक सही वातावरण मिलना चाहिए, तब जाके बच्चे का बौद्धिक विकास होगा, ठीक है। वातावरण बहुत असर डाल रहा है बच्चे के बौद्धिक विकास में। अब बुद्धि का जो विकास है वह जीन्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। बुद्धि का विकास जो है वह जीन्स पे भी डिपेंड करता है, उसके वंशानुगत जीन्स जो उसे मिले हैं अपने माता पिता के शरीर से, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी मिली है, मतलब कि जितने जीन्स उससे मिलने चाहिए उतने तो मिले हैं, पर वो जीन्स में कुछ डैमेज है, कुछ चीज़ सही नहीं है, या कुछ एक जीन नहीं है, जिसके कारण एक पर्टिकुलर तरह का एंजाइम उसके शरीर में तैयार नहीं हो पा रहा है। अब वह एंजाइम तैयार नहीं हो रहा है चूँकि उसका जीन्स में डिफेक्ट था, तो जो है कई तरह के नुकसानदेह चीज़ें उसके शरीर में जमा हो जा रही है ना। टॉक्सिक चीज़ जो शरीर से निकलना जाना चाहिए, जो शरीर के लिए नुकसानदेह है, वो निकल नहीं पा रही है, उसके शरीर में जमा हो जा रही है। टॉक्सिक केमिकल, नुकसानदेह केमिकल उसके शरीर में जमा हो जा रहे हैं, क्योंकि जो एंजाइम डेवलप होना चाहिए उन नुकसानदेह चीज़ों को बाहर निकालने के लिए, वह एंजाइम डेवलप ही नहीं हुआ क्योंकि उसका जीन्स में डिफेक्ट था, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो नुकसानदेह केमिकल उसके शरीर में जमा हो जा रहे हैं वह उसकी नाड़ी सिस्टम पे असर डाल रहे हैं। जब उसकी नाड़ी सिस्टम पे असर डाल रहे हैं तो ब्रेन से जो सूचना नाड़ियों के थ्रू हाथ पैर को मिलनी चाहिए वह ठीक तरीके से नहीं मिल रही है, तो वह मेंटल रिटार्डेशन हो जा रहा है। यानी बच्चा बुद्धिक रूप में, बौद्धिक रूप में पीछे रह जा रहा है, उसका माइंड डेवलप नहीं हो पा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वंशानुगत जीन्स के कारण बच्चे का नुकसान हुआ है, उसका बौद्धिक विकास नहीं हो रहा है। पर यहाँ पे वातावरण भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वातावरण का भी। ठीक है, अगर बच्चे में यह प्रॉब्लम जो है शुरू में ही पहचान लिया जाता कि हाँ बच्चे में कुछ एबनॉर्मलिटी है, उसका बौद्धिक विकास नहीं हो रहा, मेंटली थोड़ा पीछे रह जा रहा है, अगर शुरू में ही जो उसका देखभाल करता है वो अच्छे से देखभाल करता है और वह शुरू में ही जान पाता और उसे शुरू में ही उसका इलाज दिया जाता, तो शायद उसके जो नाड़ी सिस्टम है उसको जितना नुकसान पहुंचा बाद तक उतना नुकसान नहीं पहुंचता और बच्चे को मेंटली रिटार्टेड बच्चा नहीं होता, मानसिक रूप में पिछड़ा हुआ नहीं रहता, वह शायद ठीक हो जाता अगर शुरू में ही ये प्रॉब्लम को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते, पहचान लेते कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो यानी वातावरण भी असर किया। जो माता पिता ठीक से देखते हैं बच्चों को वो जान पाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो यानी कि हेरिडिटी जो होता है, वंशानुगत गुण जो होते हैं वो बुद्धि के विकास में मदद करते हैं और साथ ही साथ जो है वातावरण भी यह बताता है कि वो बच्चे का पोटेंशियल कितना है, वो बच्चे के कितनी क्षमता है कि जिसका विकास हो सके। ठीक है, इसी तरह जो है ये जो वंशानुगत गुण है और वातावरण का विकास है, वो भाषा वातावरण का जो असर है, दोनों मिलके जो असर डालते हैं, एक दूसरे के सहयोग के साथ काम करते हैं, उससे भाषा के विकास में भी देखा गया है। ठीक है, कि इन दोनों का मिलकर असर भाषा के विकास में भी पड़ता है। जो बच्चे जन्म से ही बहरे जन्म लेते हैं, ठीक है, वो आगे चलकर बोल भी नहीं पाते हैं, नॉर्मल जीवन में वो बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, पर यह देखा गया कि जो छोटे शिशु होते हैं वो शुरुआती के अंत में, शुरुआत के महीनों में कुछ कुछ बैबल करते हैं, अगड़म बगड़म कुछ कुछ बोलते हैं, वहाँ ऐसे बातें करते रहते हैं। ठीक है, अब है कि बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि हाँ शुरुआत के महीनों में तो वह शिशु बैबल कर रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है, पर धीरे धीरे उसके बोलने की ये जो बैबल करने की जो क्षमता, करने की क्षमता, वो देख रहे हैं कि वो कम होती जा रही है। ठीक है, कम होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उसके जो देखभाल कर रहे हैं उनकी बातें वो नहीं सुन पा रहा था। उनके देखभाल करने वाली जो बातें उनसे कर रहे हैं उसे वह नहीं सुन पा रहा है, तो वो भी बोलने की कोशिश नहीं कर रहा है, बैबल नहीं करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यानी उससे जिसे क्या हुआ ऐसे देखभाल करने वाला उससे बातें कर रहा है, जब वो उसका कुछ फीडबैक नहीं दे पा रहा है, उसके उत्तर में बच्चा कुछ नहीं बोल पा रहा है। जो साउंड वह प्रोड्यूस कर रहा था, पहले साउंड जो उत्पन्न कर रहा था, अब वह उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वह सुन नहीं पा रहा है कि उससे देखभाल करने वाले क्या बातें कर रहे हैं। और इस तरह जब वो उतना भी नहीं सुन पा रहा है तो आगे चल के बोलना भी नहीं सीख पाता है। ठीक है, वह बोलना भी नहीं सीख पाता है। ठीक है, अगर माता पिता ध्यान दे, शुरू में ही यह जान रहा है कि अरे बच्चा जितना कर रहा था वह कम हो गया, मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या, हमारी बातें यह सुन नहीं पा रहा है। ठीक है, तब उसे वो उसी समय से उसका ट्रीटमेंट कराते, हियरिंग एड्स देते, वो जो मशीन कान में लगाई जाती है ना, ताकि बच्चा थोड़ा सुन पाए अच्छे से, वो सब उसे बचपन से दिया जाता, तो बच्चा बोलना भी सीखता और धीरे धीरे वह अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ आगे भी बढ़ जाता। ठीक है, तो जो है यहाँ पे हम देखते हैं कितने तरह से असर डाल रहा है वातावरण और जीन्स, दोनों ही असर डाल रहे हैं बच्चे के भाषा के विकास में भी। ठीक है, इसी तरह से किसी बच्चे के व्यवहार में या उसके व्यक्तित्व में भी वंशानुगत गुण और वातावरण असर डालते हैं। ठीक है, हाइट जो है बच्चे का वो ज़्यादातर किस पर डिपेंड करता है, उसके हेरिडिटी वंशानुगत गुणों पर डिपेंड करता है, उसको कैसा जीन्स मिला है। ठीक है, किसी बच्चे का हाइट ज़्यादा होगा, किसी बच्चे का कम होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे का जितना एवरेज हाइट होना चाहिए उससे भी बहुत कम है तो उससे बहुत ही संकोची फील होगा, वह अपने उसको अधूरा फील होता है, उसे लगता है कि नहीं मेरा जितना हाइट होना चाहिए था उससे कम है, मैं बौना जैसा दिखता हूँ। ठीक है, तो इस तरह जो है वह मन में डर उसके रहेगा, इसके कारण वह सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, समाज में दूसरे लोगों के साथ वह घुलने मिलने में उसे दिक्कत होगी, क्योंकि उसे हमेशा लगता रहेगा मेरे में कुछ कमी है। ठीक है, तो जो है इस तरह उसका सामाजिक वातावरण में भी विकास होना उसका मुश्किल होगा, दूसरों के साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, दूसरों से बातचीत नहीं कर पाएगा, उनके साथ घुल मिल नहीं पाएगा। ठीक है, तो जो है
हमने पहले भी पढ़ा है कि वातावरण जो है बच्चे के अनुभव पे असर डालता है, ठीक है, और ये अनुभव जो है बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में भी असर डालता है। देखिए, बच्चे के व्यक्तित्व का पे वंशानुगत गुण असर डालते हैं, यह कहना पूरा सीधा सीधा ठीक नहीं होगी। पूरी तरह से डायरेक्ट असर वंशानुगत गुण ही डालते हैं बच्चे के व्यक्तित्व में, ठीक है, क्योंकि ये जो जीन्स है, जो वंशानुगत जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं, वो डायरेक्टली उनके कारण नहीं है कि बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, ये पसंद है नापसंद है, उसमें ईर्ष्या आई, या वह हमेशा मज़ा करना चाहता है, या सीरियस नेचर का है, ठीक है। ये सब जीन्स से डायरेक्टली ज़्यादा असर नहीं होता है। जीन्स जो है वो मनुष्य के फिजियोलॉजी में असर डालता है, उसके शरीर के निर्माण बनावट में असर डालता है, ठीक है, और जैसा उसका निर्माण होगा, शरीर की बनावट होगी, हाइट वेट जो होगा, उसके कारण जो है, उसके कारण फिर उसके व्यक्तित्व पे असर पड़ सकता है। हो सकता है कि उसे कभी लगे कि मैं लंबाई में कम हूँ, जो कि जीन्स के कारण हुआ था, तब जाके उसके व्यक्तित्व पे असर पड़ सकता है, ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण देखेंगे, बच्चा कितना एक्टिविटी कर रहा है, कितनी गतिविधियां कर रहा है, कितना एक्टिव है, वो डिपेंड करता है कुछ हद तक वंशानुगत गुण पे। कोई बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो जन्म के समय ही बहुत एक्टिव होते हैं, देखा गया है, वो जल्दी चलना भी शुरू कर देते हैं, वो दूसरे बच्चों से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब चूँकि वो सब चीज़ में बहुत आगे आगे रह रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका जो व्यक्तित्व का विकास भी और अच्छे से होगा, उनमें आत्मविश्वास ज़्यादा आएगा, तो उनका व्यक्तित्व का विकास भी तेज़ी से होगा। मतलब वंशानुगत गुणों के कारण वह ज़्यादा एक्टिव थे, जल्दी जल्दी सब कुछ कर रहे थे, पर इन सब के कारण क्या हुआ, उनके व्यक्तित्व का विकास भी अलग टाइप से हुआ, उनमें ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है, ठीक है। अब ये जो जेनेटिक मेकअप होता है इंडिविजुअल का, जो जीन्स उसके शरीर में ट्रांसफ़र हुए हैं माता पिता से, वो कुछ हद तक इमोशनल डिस्टर्बेंस पे भी असर डालते हैं, कि भावनात्मक रूप से बच्चा कितना डिस्टर्ब रहेगा उस पर भी असर डालते हैं। हाँ, यह देखा गया है कि जो है, जिन बच्चों के माता पिता इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, भावनात्मक रूप से डिस्टर्ब रहते हैं, हाँ, उन बच्चों को भी इमोशनल प्रॉब्लम होते हैं, भावनात्मक समस्याएं होती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आइडेंटिकल ट्विंस है, दो जुड़वा बच्चे हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, उनमें से एक बच्चे को एक प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी चांस होते हैं कि वही प्रॉब्लम दूसरे बच्चे में भी डेवलप होंगे, ठीक है। तो ऐसा अक्सर देखा गया है, ठीक है, चांसेस है कि दूसरे बच्चे में भी वो प्रॉब्लम डेवलप होंगे, पर फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है, भावनात्मक डिस्टर्बेंस है बच्चे में, वह वंशानुगत गुण से ही लिया है सीधा, यह कहना भी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। एक्चुअली उसने वंशानुगत गुण से क्या पाया है, उसने एक तरह का स्ट्रेस पाया है, जिसे वह एक लेवल का उसमें स्ट्रेस आया है, हाँ, एक लेवल की मानसिक परेशानी उसमें आई है, जो कि वह सह पा रहा है, ठीक है। अब है जो वह मानसिक परेशानी उसके शरीर में आई है वंशानुगत गुण के कारण, क्योंकि उसके माता पिता भी इमोशनली डिस्टर्ब रहते थे, अब वह मानसिक परेशानी उसमें और बढ़ती है या कमती है, वो डिपेंड करेगा बच्चे के अनुभव पे, बच्चे को वातावरण कैसा मिल रहा है। अगर अभी भी उसके आसपास का वातावरण स्ट्रेसफुल है, बहुत परेशानी भरा है, तो बच्चा अभी आप देखेंगे मानसिक रूप से वह डिस्टर्ब रहेगा, भावनात्मक रूप से वह डिस्टर्ब रहेगा, पर आया है उसमें वह वंशानुगत गुण। पर अब जब है कि जब उसके आसपास का वातावरण बहुत हंसनुमा है, अच्छा है, तो हम देखेंगे बच्चा अभी भावनात्मक रूप से डिस्टर्ब नहीं रहेगा, वह नॉर्मल हो जाएगा, ऑल्दो उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम था तो भी। तो ये जो जितना भी डिस्कशन हमने किया, उससे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि वंशानुगत गुण और वातावरण दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, और तभी सभी क्षेत्रों में के विकास में वह काम करते हैं, ठीक है। हेरिडिटी जो है, वंशानुगत गुण, वह एक लिमिट बना देता है कि एक व्यक्ति कितना अचीव करेगा, ठीक है, कितनी लंबी हाइट होगी, कितना वेट होगा, कैसा रंग होगा, वो एक लिमिट बना देता है कि हाँ, इससे ज़्यादा हाइट उसकी नहीं होगी मान लो। और वातावरण यह बताता है, वातावरण यह डिटरमाइन करेगा कि उसका कितना पोटेंशियल वह पूरा कर पा रहा है, मतलब वह अपनी क्षमता को कितने
ज़्यादा यूज़ कर पा रहा है, कितनी अपनी क्षमता में वह विकास कर पा रहा है, वह उसका वातावरण बताएगा। ठीक है, तो हम लोग किसी भी केस में ये नहीं कह सकते कि विकास सिर्फ वंशानुगत गुण के कारण हुआ है या सिर्फ वातावरण के कारण हुआ है। हाँ, ये दोनों के इंटरेक्शन के कारण होता है, दोनों का एक दूसरे के साथ जो मिलकर सहयोग होता है उसके कारण होता है। ठीक है, हर इंसान एक दूसरे से अलग जेनेटिक मटेरियल अपने माता पिता से पाता है, वंशानुगत गुण अलग पाता है, और हर एक इंसान को एक दूसरे से अलग तरह के वातावरण का अनुभव भी होता है। इसी के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग होता है, एक दूसरे में डिफरेंसेस होता है। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ रहे थे यूनिट 3 हम पढ़ रहे थे, ब्लॉक 1 का यूनिट 3 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये कंप्लीट हो गया है यूनिट 3। जल्दी हम लोग यूनिट 4 में मिलेंगे आपसे, ब्लॉक 1 की यूनिट 4 में मिलेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियोस बहुत अच्छा लग रहा होगा, सब समझ में आ रहा होगा। इसके साथ आप अगर बुक रीडिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मेरा वीडियो देखने के बाद आप बुक को एक बार रीड कर ले, सब समझ में आता जाएगा, है ना। तो अगर मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है, फटाफट सब्सक्राइब करते चले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चले, और जो है लाइक बटन को भी प्रेस करते चले। जल्दी ही आपको नई नई सूचनाएं मिलती जाएंगी। इसके साथ ही इस चैनल में, मेरे शिक्षा साथी चैनल में, मैं नई सूचनाएं भी इग्नू के विषय में देती जाती हूँ बीच बीच में, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।